इस वीडियो में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण जो आपका दूसरा विश्व युद्ध है वो हो जाता है, जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉन कॉलेज से हैं, वो बीए प्रोग्राम में थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो कि इग्नू में हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी हैं और वो अपने दूसरे विश्व युद्ध के कारणों को जानना चाहते हैं कि भाई उनके एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो आपको किन कारणों को लिखना है, किन कारणों को नहीं लिखना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी इसकी भूमिका बनानी होगी और आपको इसमें लिखना होगा कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो दो प्रकार के देशों के बीच हुआ, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से भी जानते हैं, वो शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवीय राष्ट्र जिसमें जर्मनी, जापान, इटली, ये तीन देश शामिल थे और इन तीनों देशों की जो विचारधारा थी वो एक जैसी थी। अधिनायक तंत्र की विचारधारा थी, यानी जो इनके यहाँ पर ज़्यादातर हम देखते हैं सैन्य तंत्र या फिर यहाँ पर तानाशाह थी, जिसके कारण यहाँ पर इनकी विचारधारा एक जैसी हो जाती है और ये किसी न किसी कारण से जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र के द्वारा टॉर्चर किया गया, इन्हें सताया गया, उन सताए जाने के कारण इन्होंने अपनी वो बदला लेने की जो भावना है उससे उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। जो युद्ध होता है ये 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है और 2 सितंबर 1945 को ये युद्ध खत्म होता है। इस युद्ध के लिए बहुत से वजह रही, बहुत से कारण रहे, जिसको हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला कारण है आपका वर्साई की संधि की कठोरता। दोस्तों, हमने जब आपके लिए हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी या वर्साई की संधि की वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने आपको ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि किस प्रकार वर्साई की जो संधि थी उसमें क्या क्या बातें थी। लेकिन फिर भी जिन बच्चों के पास हिस्ट्री नहीं थी या फिर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उसको हम इसको डिफाइन यहीं पर ही करेंगे थोड़ा बहुत, जिस हिसाब से हमें पॉइंट में लिखना है। तो सबसे पहले वर्साई की संधि हमें ये जानना होगा कि क्या था। तो वर्साई की संधि जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई, उसकी वजह ये रही क्योंकि जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी या उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी को ये कहा गया कि आप जो है प्रथम विश्व युद्ध के जिम्मेदार हो, इसीलिए युद्ध में आने वाला सारा खर्च, उसकी सारी सैनिक व्यवस्थाएं, समझ मारे दोस्तों, वो सब के सब उसके स्थायी रूप से उसके जो उपनिवेश थे उससे छीन लिए गए। युद्ध में आने वाली क्षति सारी उससे कर दी गई। साथ ही साथ जो उसके खनिज संसाधन थे, जैसा कि 1870-71 में उसने क्या किया था कि फ्रांस से 2 प्रदेश जीते थे, अल्सेस लॉरेंस के अलावा भी जो साइलेसिया या सार प्रदेश था जर्मनी का, वो छीन लिया गया। तो इस कारण से जर्मनी तो इस वजह से युद्ध में शामिल हुआ या उसकी क्योंकि उसका बहुत बुरी तरीके से शोषण किया गया। एक तो ये वजह रही कि भाई जो वर्साई की संधि ना केवल सिर्फ जर्मनी के लिए बल्कि जो इटली था उसके लिए भी थोड़ा बेकार साबित हुई। क्यों? क्योंकि इटली से बहुत से वादे किए गए थे कि आपके साथ ऐसा किया जाएगा, आपके साथ ऐसा किया जाएगा, यानी उसे बहुत से वादे किए गए थे कि युद्ध जब हम जीत जाएंगे तो आपको जो भी धनराशि हमें प्राप्त होगी या जो भी चीज़ें हमें मिलेगी हम आपस में बांटेंगे। लेकिन इटली को कुछ भी नहीं दिया जाता है, जिसके कारण इटली भी इसमें निराश हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है वो भी युद्ध के अंदर शामिल होता है। आगे चल के वो भी अपनी सेना को मजबूत करता है, युद्ध के लिए तैयार करता है। नंबर 2 बात करते हैं सामूहिक सुरक्षा का पतन। देखो दोस्तों, हमने हिस्ट्री की वीडियोज़ में बात करी हुई है पहले कि सामूहिक सुरक्षा क्या है। ये सामूहिक सुरक्षा की सबसे पहली बात कि विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक सामूहिक सुरक्षा के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे हम राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन कहते हैं। इसमें 55 देश शामिल थे, अमेरिका इससे बाहर रहा, जिसके कारण इसको कई वजह रही। हमने राष्ट्र संघ की सुरक्षा का पतन का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, फिर से हम अपने बैक टू पॉइंट आते हैं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि सामूहिक सुरक्षा प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था बनी जिसका यही उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर शांति बनाए रखेगी और आने वाले समय में अब ये जो युद्ध है ये होने नहीं। बात करते हैं तो यूरोप में एक तो 1931 से 1939 तक, 1931 से 1939 तक यहाँ पर जो यूरोप है यहाँ पर छोटे मोटे युद्ध होते रहे। इसके साथ ही साथ जापान ने जो चीन का जो प्रदेश था जिसे
हम कहते हैं इसे हम कहते हैं कि जो चीन का जो कोयला का प्रदेश था उस पर कब्जा कर लिया। और आगे चल के देखते हैं हम कि 1935 में इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे क्या होता है धीरे धीरे कि एक देश दूसरे पर कब्जा कर रहा था या उसको हराकर जीतते आ रहा था। तो उस समय राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर रहा था। तो राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर पा रहा था तो जो इसके सदस्य देश थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये जो संगठन है किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी मदद ही नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से धीरे धीरे क्या है कि एक एक करके इससे सदस्य बाहर होने लगते हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका जैसा बड़ा देश इससे बाहर रहा। दूसरी बात, संवैधानिक निर्बलता थी कि कोई भी डिसीजन लेना है तो सबकी अनुमति चाहिए होती थी। ऐसा बहुत ही कम हो पाता था कि सभी किसी विषय पर राजी हो। इसीलिए क्या होता है आगे चल के हम देखते हैं कि भाई ये विफल रहता है सामूहिक सुरक्षा के लिए जो संस्था बनाई गई थी, और दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपका तुष्टीकरण की नीति। अभी तुष्टीकरण की नीति क्या होती है? तुष्टीकरण का मतलब होता है अलग थलग रहने की नीति। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जितने भी देश थे उन देशों ने ये बात जान लिया था कि अगर कोई महायुद्ध होता है या विश्व युद्ध होता है तो उससे क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था किस हद तक गिर सकती है या उसको कितना नुकसान हो सकता है। इसी कारण ब्रिटेन क्या चाहता था, शक्ति संतुलन लाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि आगे कभी भविष्य में लड़ाई हो, ठीक है, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ठीक है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। इसीलिए वो क्या कर रहा था कि अपनी अलग ही उसने नीति बनाई और वो दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ा रहा था, जिसके कारण वो तुष्टीकरण की नीति अपना रहा था। देखते हैं हम कि इसके अंदर जर्मनी में जो वर्साई की संधि की गई, जर्मनी ने आगे चल के उसको मानने से इनकार कर दिया। तो उसमें भी ब्रिटेन, जो कि एक बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसे पता था जो जर्मनी में जो हिटलर का जो उदय हो रहा है, तो हिटलर के उदय होने से क्या हो रहा है कि इतने ताकतवर अगर मैंने उससे युद्ध किया, बेशक से मैं युद्ध जीत जाऊंगा लेकिन नुकसान तो मेरा भी होगा। तो वो इस चक्कर में दोबारा नहीं पड़ना चाहता था। साथ ही साथ चेकोस्लोवाकिया के मामले में भी जो फ्रांस और ब्रिटेन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो चेकोस्लोवाकिया, ये भी एक जगह है, इस जगह को भी जीत लिया गया था, जिसके कारण क्या है कि भाई उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। अगली बात आती है दोस्तों निशस्त्रीकरण की असफलता। एक ये वजह भी रहती है जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो युद्ध है, जर्मनी, जापान, इटली, ये युद्ध में शामिल होते हैं आगे चलकर, उनके बीच में युद्ध होता है। देखो दोस्तों, बात करते हैं, हमने एक संस्था के बारे में बात करी जिसका नाम था राष्ट्रसंघ। क्या होता है कि राष्ट्रसंघ क्या करती थी, समय समय पर अपना सम्मेलन करती थी, जिस प्रकार आज यूएनओ करती है। अगर किसी देश से कोई समस्या रहती थी तो उस मुद्दे पर वहाँ पर विचार विमर्श किया जाता था, बात किया जाता था। तो समय समय पर कुल मिलाकर उनके बीच में जो भी उसके सदस्य होते थे उनके बीच में वाद विवाद या फिर एक मंच मिलता था उन्हें, जिस प्रकार का उन्हें एक कानून बनाना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, इस प्रकार से समझ मारना। तो 1932 में क्या होता है कि राष्ट्रसंघ ने जिनेवा में एक सभा बुलाई। उस सभा का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हथियारों की होड़ है, निशस्त्रीकरण है, मतलब हथियार जो है शस्त्रीकरण नहीं करना, उसको घटाना है, निशस्त्र करना है। तो हथियारों की जो होड़ थी उसको कम करना है। लेकिन आगे चल के जो यूएसए और यूएसएसआर है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, यूएसए किसे बोलते हैं भाई, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। उन दोनों के बीच में क्या हुआ कि भाई मतभेद हुआ कि भाई अगर मैंने हथियार अपने कम कर दिए तो शायद वो बढ़ा ले, वो तो इस कारण से ये असफल होता है। और साथ ही साथ जर्मनी ने भी सीधा सीधा क्या किया कि 1933 में निशस्त्रीकरण की घोषणा कर दी कि भैया मैं अपने हथियार नहीं कम करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्साई की संधि के कारण मुझ पर ना बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ना तो मैं अपने सैनिक डेवलप कर पा रहा, ना मैं अपना आर्थिक विकास कर पा रहा, और वहीं दुनिया में सभी के सभी देश क्या है कि इसको लगातार करते जा रहे हैं। इस कारण से जर्मनी ने सीधे तौर पर अपनी सैनिक संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया और वर्साई की संधि की अवहेलना कर दी। अब दोस्तों देखो, वर्साई की संधि की अवहेलना करी उसने, सोवियत संघ ने। अब वर्साई की संधि की अवहेलना करने टाइम जो ब्रिटेन था आपका या जो फ्रांस था, अगर वो चाहते तो अगर जर्मनी को अगर उसी समय ऐसा करने से रोक देते तो आगे जर्मनी इतना ताकतवर नहीं बनता। और जर्मनी अगर इतना ताकतवर नहीं बनता तो हमने देखा, ये क्वेश्चन भी आया था हिस्ट्री के
जो बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एस के, कि नाजीवादी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार दूसरा विश्व युद्ध का कारण बनती। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध किस प्रकार जिम्मेदार रहता है। उसके लिए भी भाई हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि हमारे निशस्त्रीकरण अगर हथियारों की होड़ पे कम कर देते हम तो इतना बड़ा ग्लोबल वॉर नहीं होता। वॉर अगर होता भी तो छोटा मोटा वॉर होता जिसके कारण इतना बड़ा नुकसान नहीं होता हमें। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरी बात, हमने शुरुआत में इंट्रो में दोस्तों एक बात कही कि विश्व में क्या हो गया था कि दो गुट बन गए थे। एक ऐसा गुट बन गया था जो धुरी राष्ट्रों का ग्रुप था, जिसे हमने बताया आपको जर्मनी, इटली, जापान, ये लोग इसमें शामिल थे। और साथ ही साथ दूसरा मित्र राष्ट्र था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं, कि वो इसमें शामिल था। अब ये जो दोनों गुट अगर एक दूसरे से विचारधारा से अगर अलग नहीं होती तो इन दोनों के बीच में युद्ध नहीं होता। एक युद्ध का कारण ये भी बन जाता है कि इनकी जो विचारधारा थी वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। तो कि क्या कारण रही, क्या वजह रही कि जो विश्व युद्ध हो गया। दोस्तों देखो, अगला कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकट। ये 1929 की महामंदी है जिसका असर हम देखते हैं कि काफ़ी समय तक रहा। और ये इसका असर जब तक रहा जब तक अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका से दुनिया की अर्थव्यवस्था जो थी वो जुड़ी हुई थी। दोस्तों क्या होता है कि 1929 में और 1930 में विश्व स्तर पर आर्थिक संकट आया था। उस आर्थिक संकट आने के कारण क्या होता है कि जो देश थे उन लोगों ने आर्थिक राष्ट्रीयता की नीति अपनाई। अब ये आर्थिक राष्ट्रीयता क्या है कि देशों ने क्या कर लिया कि भाई अपना निवेश दूसरे देशों में करना बंद कर दिया, अपना पैसा दूसरे देशों में लगाना बंद कर दिया। इसका क्या नुकसान हुआ कि आपका पैसा जब दूसरे देश में नहीं लग रहा तो आपका देश तक ही सीमित रह रहा है। देशों ने चाहा तो ये था कि अगर मेरा पैसा बाहर नहीं जाएगा तो मेरा देश ही विकास करेगा, लेकिन उसे प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाहर से उसे कुछ मिल भी नहीं रहा था। ज़्यादातर देशों ने ऐसी ही नीति अपना ली थी, हथियारों की होड़ मचाने लगे थे। और आर्थिक संकट के कारण हमने जैसे कि आपको बताया कि जैसे इटली ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया, जो आपका चीन था, चीन ने मंचूरिया प्रदेश जो था आपका, चीन का जो मंचूरिया प्रदेश है उस पर जापान उस पर क्या कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। ऐसे धीरे धीरे हम देखते हैं कि हर एक प्रदेश क्या होता है कि एक दूसरे पर हमला कर लेता है। देखो 3 कारण होता है दोस्तों। एक तो आपका जापान जो है, जापान का चीन के जो आपका मंचूरिया प्रदेश है, कोयला प्रदेश है, उस पर कब्जा कर लेना। जर्मनी का पोलैंड पर हमला कर लेना, ये तो तत्कालीन कारण है, ये मैं आपको भी अलग से बताऊंगा। और दूसरा जो आपका है कि इटली है, इटली की इथोपिया पर हमला करना। तो ये जो क्या होता है, आर्थिक संकट से उभरने के लिए, निकलने के लिए दूसरे देशों पर हमला कर रहे थे ताकि वहाँ से जो भी हमें धनराशि प्राप्त हो उसे हम अपने देश में लगा सकें। तो एक तो ये वजह भी रहती है कि भाई जिसके कारण युद्ध होता है। अब इसका तत्कालीन कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, एक तो साम्राज्यवाद की जर्मनी, जापान और जो आपका इटली है, इनकी साम्राज्यवाद की नीति का विस्तार होने लगा था। इन्होंने, क्योंकि ये शक्तिशाली होने लगे थे और इन्होंने जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा कहा भी था कि जिस प्रकार हम युद्ध के अंदर अगर हमारी स्थिति सुधरी युद्ध के बाद तो हम दोबारा दुनिया में जो प्रथम विश्व युद्ध में हमारे साथ जो अन्याय हुआ है हम उस अन्याय को न्याय में बदलेंगे, हम दोबारा युद्ध करेंगे। समझ में आया दोस्तों। आगे चल के क्या होता है कि साम्राज्यवाद की भावना हम देखते हैं कि इसके अंदर जो जर्मनी हैगा, जर्मनी जो क्या करता है कि युद्ध स्टार्ट कर देता है, इंग्लैंड और जर्मनी का युद्ध होना शुरू हो जाता है। जापान एशिया पे कब्जा करना शुरू कर देता है, एशिया पे उसका युद्ध चल रहा था। और धीरे धीरे क्या होता है, अमेरिका का भी जो पर्ल हार्बर है उस पर भी हमला हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर जब आक्रमण होता है, 1 सितंबर को आक्रमण होता है, और इस हमले के बाद राष्ट्रमंडल के जितने भी देश होते हैं और जो आपके फ्रांस है वो सीधा सीधा युद्ध में से लड़ने के लिए आ जाता है, जिसके कारण आगे चल के जो युद्ध है वो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों